दिसंबर 1971। दक्षिण एशिया का आसमान युद्ध के धुएं से भर चुका था। सीमाओं पर गोलियां चल रही थी, लेकिन असली लड़ाई नक्शों और फाइलों के बीच लड़ी जा रही थी। और उसी समय दिल्ली के एक कमरे में ऐसी बहस शुरू हुई जो पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकती थी। क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से अभी अभी एक ऐसा संदेश आया था जिसे अगर तुरंत इस्तेमाल किया जाता तो ढाका का पतन दिनों नहीं, शायद घंटों में हो सकता था। लेकिन सवाल यह था, क्या उस खुफिया सूचना पर भरोसा किया जाए, या वो एक ऐसा जाल था जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय संकट में धकेल सकता था। और उस कमरे में बैठे लोग जानते थे कि उनका फैसला सिर्फ एक सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि इतिहास की दिशा तय करने वाला था। 1971 का युद्ध सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं था, यह शीत युद्ध का दौर था। एक तरफ अमेरिका था जो पाकिस्तान का रणनीतिक सहयोगी था, दूसरी तरफ सोवियत संघ जो भारत के साथ एक नए सुरक्षा समझौते में बंध चुका था। हर चाल दुनिया की महाशक्तियों की निगाहों में थी। और इसी वैश्विक तनाव के बीच पूर्वी पाकिस्तान में एक और कहानी चल रही थी। मार्च 1971, ऑपरेशन सर्चलाइट। पाकिस्तानी सेना ने ढाका और पूरे पूर्वी पाकिस्तान में एक भीषण दमन अभियान शुरू किया। विश्वविद्यालयों पर हमले, गांवों में गोलियां, हजारों लोगों की गिरफ्तारी, लाखों लोग जान बचाकर भारत की सीमा की ओर भागने लगे। कुछ महीनों में करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आ चुके थे। यह सिर्फ मानवीय संकट नहीं था, यह एक राजनीतिक और सैन्य विस्फोट बन चुका था। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हर दिन नई रिपोर्टें पढ़ रही थी। सीमा के उस पार मुक्ति वाहिनी नाम का प्रतिरोध आंदोलन खड़ा हो चुका था और उनके पीछे खामोशी से काम कर रही थी भारत की नई खुफिया एजेंसी रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। 1968 में बनी ये एजेंसी अब अपने सबसे बड़े मिशन में उतर चुकी थी। पूर्वी पाकिस्तान के अंदर रॉ के एजेंट कई परतों में काम कर रहे थे, कुछ मुक्ति वाहिनी के साथ, कुछ पाकिस्तानी प्रशासन के अंदर, और कुछ ऐसी जगहों पर जहां से सीधे सैन्य रहस्य निकल सकते थे। युद्ध अभी आधिकारिक रूप से शुरू नहीं हुआ था, लेकिन जासूसी का युद्ध पहले ही अपने चरम पर था। और फिर दिसंबर की शुरुआत में एक असाधारण संदेश आया, ढाका के पास से भेजा गया एक कूटबद्ध संकेत। यह संदेश सामान्य रिपोर्ट जैसा नहीं था। इसमें एक दावा था जो अगर सही निकलता तो पूरी सैन्य रणनीति बदल सकती थी। रिपोर्ट में लिखा था, पाकिस्तानी पूर्वी कमान के अंदर भारी अव्यवस्था फैल चुकी है, संचार लाइनें टूट रही हैं, आपूर्ति कम हो रही है और कई यूनिट्स ढाका की ओर पीछे हट रही हैं। लेकिन असली जानकारी इसके बाद आई। रॉ के एक स्रोत ने बताया था कि पाकिस्तानी कमांडरों के बीच एक गुप्त चर्चा चल रही है। अगर भारतीय सेना ढाका की ओर तेज और अप्रत्याशित हमला करे तो पूर्वी पाकिस्तान की पूरी कमान कुछ ही दिनों में ढह सकती है। संदेश के अंत में एक लाइन थी, ढाका इस समय जितना कमजोर है इतना शायद पूरे युद्ध में कभी नहीं होगा। यह सूचना तुरंत दिल्ली पहुंची। रॉ मुख्यालय में अधिकारियों ने रिपोर्ट पढ़ी और कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह सिर्फ एक खुफिया टिप नहीं थी, यह एक रणनीतिक अवसर था। अगर भारतीय सेना सीधे ढाका की ओर बढ़ती तो पाकिस्तान की पूरी पूर्वी कमान कट सकती थी। लेकिन समस्या यह थी, यह जानकारी एक ही स्रोत से आई थी, और युद्ध के दौरान गलत खुफिया सूचना सबसे बड़ा जाल हो सकती थी। रिपोर्ट तुरंत प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी गई और उसी रात दिल्ली में एक बंद कमरे की बैठक बुलाई गई। कमरे में मौजूद थे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, रॉ प्रमुख R.N. काओ, सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ और कुछ चुनिंदा सलाहकार। दरवाजा बंद हुआ और मेज पर वो रिपोर्ट रख दी गई। R.N. काओ ने धीरे धीरे पूरी जानकारी समझाई। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों में भारी जोखिम छिपा था। अगर यह सही है तो भारतीय सेना को ढाका पर तेज हमला करना चाहिए, लेकिन अगर यह गलत है तो भारतीय सेना पाकिस्तानी जाल में फंस सकती है। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर चर्चा शुरू हुई। कुछ सलाहकारों का मानना था कि इतनी बड़ी रणनीति एक स्रोत की सूचना पर नहीं बनाई जा सकती। अगर ढाका के आसपास पाकिस्तानी सेना तैयार बैठी हो तो भारतीय सेना भारी नुकसान झेल सकती है। दूसरी तरफ कुछ अधिकारी कह रहे थे, युद्ध में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अगर दुश्मन सच में कमजोर है तो यह निर्णायक हमला हो सकता है। जनरल सैम मानेकशॉ अब तक चुप थे। उन्होंने नक्शे की ओर देखा, फिर धीमी आवाज में बोले, ढाका युद्ध का दिल है। अगर दिल गिर गया तो बाकी शरीर खुद गिर जाएगा। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी,
सीधा हमला लॉजिस्टिक रूप से कठिन था। नदियां, दलदली जमीन और सीमित पुल, सैन्य दृष्टि से यह आसान रास्ता नहीं था। उसी समय एक और खबर आई। अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा था। यूएस एंटरप्राइज, दुनिया के सबसे शक्तिशाली विमानवाहक पोतों में से एक, उसकी मौजूदगी स्पष्ट संकेत थी। अमेरिका चाहता था कि भारत युद्ध को जल्दी खत्म करे, या शायद रुके। अब यह सिर्फ सैन्य निर्णय नहीं था, यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का भी खेल था। अगर युद्ध लंबा चला तो वैश्विक दबाव बढ़ सकता था। संयुक्त राष्ट्र सीज फायर के लिए दबाव बना सकता था, और अगर युद्ध अचानक रुक गया तो ढाका पाकिस्तान के हाथ में ही रह सकता था। कमरे में बैठे लोग अब समझ रहे थे, रॉ की यह रिपोर्ट सिर्फ एक सूचना नहीं थी, यह समय के खिलाफ दौड़ थी। अगर ढाका जल्दी गिरता तो युद्ध निर्णायक हो जाता, अगर नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत को रोक सकता था। बहस तेज होती गई। किसी ने कहा यह दुश्मन की चाल भी हो सकती है। दूसरे ने जवाब दिया, या फिर यह इतिहास का सबसे बड़ा अवसर है। इंदिरा गांधी अब तक सब सुन रही थी। उनकी आंखें रिपोर्ट पर टिक गई। उन्होंने धीरे से पूछा, हमारे स्रोत पर भरोसा कितना है? RN काओ ने जवाब दिया, अगर यह गलत निकला तो हमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन अगर यह सही निकला तो ढाका जल्द गिर सकता है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। यह वही पल था जहां इतिहास कुछ लोगों के फैसलों पर टिका था। अंततः रणनीति बदली गई। भारतीय सेना को ढाका की ओर तेज और बहुदिशात्मक दबाव बनाने का आदेश मिला। सीधे नहीं, लेकिन धीरे धीरे ढाका को घेरने की योजना, नदियों को पार करते हुए, छोटे छोटे मोर्चों से आगे बढ़ते हुए, एक ऐसा दबाव जो पाकिस्तानी कमान को ढाका में सिमटने पर मजबूर कर दे। और वही हुआ। कुछ ही दिनों में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ढाका के चारों ओर पहुंच चुके थे। पाकिस्तानी पूर्वी कमान लगभग अलग थलग पड़ चुकी थी। संचार टूट चुका था, आपूर्ति खत्म हो रही थी। और 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेसकोर्स मैदान में पाकिस्तानी जनरल AAK नियाजी ने आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर किए। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। यह आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पणों में से एक था। लेकिन उस जीत के पीछे सिर्फ युद्ध के मैदान की कहानी नहीं थी। कहीं ना कहीं दिल्ली के उस बंद कमरे में हुई बहस भी थी। एक खुफिया रिपोर्ट जिस पर भरोसा करना एक बड़ा जुआ था, और कुछ फैसले जो इतिहास की किताबों में नहीं लिखे जाते, क्योंकि कई बार युद्ध गोलियों से नहीं, खामोश कमरों में लिए गए जोखिम भरे फैसलों से जीते जाते हैं।